Hello everyone. Welcome back to Vyas IS, and this is the very first lecture of your PCB 10 marathon revision session. Okay. अब क्योंकि हम लोग मैराथन सेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे. आई विल अज्यूम कि आप लोग को थोड़ा बेसिक आता होगा और उस हिसाब से ही हम इसकी रिविजन करेंगे. क्लियर. मृणाल सर के नोट्स जो थे वो अराउंड 1000+ पेजेस के नोट्स थे. हम लोगों ने उसको अराउंड 290 पेजेस में बनाया है, जैसे कि आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा. आप लोग हमारे भी नोट्स ले सकते हैं और आप लोग अपने भी नोट्स बना सकते हैं. आई होप काफ़ी लोगों ने बनाए भी होंगे. आप अपने नोट्स भी रेफर कर सकते हैं और अगर आपको परचेज भी करना है तो आप हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं. परचेज करने के लिए जस्ट आपको एक नॉर्मल इस नंबर पे मैसेज करना होगा एंड यू कैन बाय द नोट्स. क्लियर. ओके. अब हम बात करते हैं फर्स्ट लेक्चर की, जिसमें हम बात कर रहे हैं पिलर 1A1. ओके. जिसमें हम देखेंगे बार्टर सिस्टम क्या है. देखिए, बार्टर सिस्टम आई होप आप सब लोगों को पता होगा पहले से. बार्टर सिस्टम होता है जिसमें हमने गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम कमोडिटी इकोनॉमी भी कहते हैं. बहुत सारी लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम में. आई होप आप लोगों को पहले से पता होगा, जैसे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. प्रॉब्लम आती है कि दोनों कंज्यूमर की नीड्स सेम टाइम पे सेम हो तो वो भी बहुत डिफिकल्ट है मिलना. वैल्यू करना बहुत मुश्किल है किसी गुड्स को. फ्यूचर में हम नहीं कर सकते हैं उसको यूज़, क्योंकि वो हर चीज़ की तरह स्टोर नहीं किया जा सकता है. कुछ चीज़ें पेरिशेबल नेचर की होती हैं. कुछ गुड्स को हम स्टोर करके उसकी वैल्यू भी डिटोरेट हो जाती है. तो हर चीज़ को स्टोर भी नहीं किया जा सकता. फ्यूचर पेमेंट्स के लिए भी यूज़ नहीं किया जा सकता. सर्च करने में बहुत कॉस्ट आती है. ट्रांजैक्शन की भी खुद की बहुत कॉस्ट होती है. डिविजिबिलिटी नहीं है. जैसे कि एक हॉर्स है और इसके बदले में मुझे 1 किलो वीट चाहिए, तो मैं एक्सचेंज नहीं कर सकती, क्योंकि आधा हॉर्स की वैल्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी 1 kg ऑफ वीट. तो मैं ऐसा नहीं कि आधा बोलूँगी भाई आधा हॉर्स ले लो और मुझे 1 kg ऑफ वीट दे दो. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो डिविजिबिलिटी की भी प्रॉब्लम इसमें रहती है. तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर थी बार्टर सिस्टम के अंदर. उसको ओवरकम किसने किया है? मनी ने उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया है. तो मनी ने ओवरकम किया है. मनी के कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम देखेंगे: प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटीजेंट फंक्शन. प्राइमरी फंक्शंस होते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है और वैल्यू को मेजर करने के लिए. डेफर्ड पेमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है. स्टोर भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं हम लोग. कंटीजेंट फंक्शन क्रेडिट सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है. एम्प्लॉय करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लेबर वगैरह को हम जब एम्प्लॉय करते हैं तो उसको बदले में मनी दे के हम लोग काम पे रख सकते हैं. क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना थ्रू टैक्सेशन, ये भी इसका एक काम है. ठीक है. दिस इज़ वेरी बेसिक. हम कोशिश करेंगे कि हम लिमिटेड टाइम में, कम टाइम में अच्छा क्वालिटी के साथ पढ़ पाएँ. क्लियर. इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है? पहले कमोडिटी मनी था, देन मेटेलिक, देन पेपर, टोकन, फिएट मनी. फिएट मनी वो मनी होता है जो लॉ या गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि इसको मनी की तरह यूज़ करना है. देन इट्स फिएट मनी. इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे. बैंक मनी, डिपॉजिट मनी एंड देन क्या आया? क्रिप्टो करेंसीज. ठीक है. अब हम बात करते हैं फुल बॉडीड मनी. देखिए, फुल बॉडीड मनी क्या होता है? जिसकी फेस वैल्यू भी उतनी है जितनी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है. फेस वैल्यू होता है जो एक पेपर नोट पे या पेपर करेंसी पे, कॉइन पे जो वैल्यू उसकी लिखी है वही उसके बनाने की वैल्यू है. मतलब जो भी मेटल यूज हुआ है, जो भी पेपर यूज हुआ है, जितनी उसकी वैल्यू है उतनी ही उसकी फेस वैल्यू है. क्लियर. बट टोकन कॉइन्स क्या होता है? जैसे हमारे 2 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 20 रुपी कॉइन, जिसमें फेस वैल्यू तो जैसे 2 रुपीज़ लिखा है, बट उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है? कम होती है एज कम्पेयर टू द फेस वैल्यू. यूजुअली कॉइन्स में ऐसा होता नहीं है, बट जब फेस वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे पेपर नोट की अगर मैं बात करूँ, 100 रुपये का नोट है, और उसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू होगी वो उतनी नहीं होगी जितना उसमें फेस वैल्यू दिया हुआ है, तो उसको बोलते थे हम टोकन कॉइन्स, जैसे कि यहाँ पे आपको लिख भी रखा है. क्लियर. करेंसी नोट्स के नो इंट्रेंसिक वैल्यू. करेंसी नोट्स की कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है. इसके बाद हम बात करते हैं फिएट मनी. देखिए, फिएट मनी वही मनी होता है जो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि वो मनी की तरह काम करेगा. दैट इज अंडर लॉ ये एक्सेप्ट कर सकते हैं हम सारे डेट के लिए. कोई भी कर्जा है, कोई भी पैसे लेने, कोई भी सामान हमें खरीदना है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू बाय दैट सामान. ओके, टू बाय दैट थिंग. और ये लीगल टेंडर मनी कहते हैं इसको हम. ठीक है. जो फिएट मनी होता है वो लीगली टेंडर मनी होता है. दो कंडीशंस होती है कि वो मनी फिएट मनी हो, या तो वो फिजिकल करेंसी या फिर फिजिकल करेंसी कॉइन या फिजिकल करेंसी नोट्स, या वर्चुअल कॉइन्स के फॉर्म में हो, या डिजिटल कॉइन के फॉर्म में हो, या क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में हो. साथ में ही वो सेंट्रल बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करा हुआ होना चाहिए. तभी हम कहेंगे कि ये दोनों
एक मनी फिएट मनी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम उसको फिएट मनी नहीं कह सकते हैं। ये टेबल, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है काम आएगी आपके, तो अभी आप ध्यान रखिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। ये आपको पता ही होगा कि 2 रुपये से ऊपर के नोट्स, 2 और 2 रुपये के ऊपर के नोट्स जो होते हैं वो सिर्फ कौन इशू कर सकता है? आरबीआई। फाइनेंस मिनिस्टर के पास पावर है कि वो 1 रुपी नोट और जितने भी कॉइन्स होते हैं वो बना सकते हैं, इशू कर सकते हैं। ये अंडर दी विच एक्ट? कॉइनेज एक्ट 2011। दिस यू शुड नो, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं इस टेबल की। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने कुछ अलग अलग आइटम्स ले रखे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिमांड चेक्स, एटीएम कार्ड्स एंड बिटकॉइंस। अब मैं बात करूँ फिजिकल कॉइन के टर्म्स में, फिजिकल कॉइन ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है और ये भी नहीं होता है। यू नो दिस थिंग, बिटकॉइंस कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, ये एक डिजिटल फॉर्म में होता है। इट्स अ डिजिटल कॉइन, राइट? क्लियर? इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस आरबीआई, यस। गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इशू करता है, बट शेयर्स, बॉन्ड, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट उसको इशू नहीं करती है। फिएट मनी है? नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बस ये है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो नो हो गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। क्लियर? लीगली वैलिड है? नहीं है वैलिड, जब वो फिएट मनी है ही नहीं तो लीगली वैलिड कैसे होगा? क्लियर? लीगल टेंडर है इंडिया में? नहीं है। लीगली कोई भी चीज़ें इंडिया के अंदर हम लीगल टेंडर की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट बिटकॉइंस जो है एल सल्वाडोर में लीगल हैं। एल सल्वाडोर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये हमारे जो बिटकॉइंस है वो लीगल है, ठीक है? अब हम बात करते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। देखिए लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या होते हैं? लिमिटेड लीगल मतलब कि एक लिमिटेड डेट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हमें एक अमाउंट यूज़ करनी है, हमें कोई भी एक पेमेंट यूज़ करनी है तो एक सर्टेन लिमिट तक हम उस करेंसी को यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंडिया में है कॉइन्स। कॉइन्स को हम ऐसे कोई 10 लाख 10 करोड़ जितनी पेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर लिमिट है कि 2 लाख 1 लाख से ऊपर, वैसे 1000 रुपये की लिमिट है, 1000 रुपये से ऊपर कोई पेमेंट करनी है तो हम कॉइन्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट है। बट अनलिमिटेड होता है, कोई लिमिट नहीं है, कोई उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, लीगली अदरवाइज एक्शन लिए जाएंगे, और उसका एग्जाम्पल है पेपर नोट्स, ठीक है? बट रियल लाइफ में ऐसा होता है, फाइनेंस एक्ट 2017 कहता है कि 2 लाख से ऊपर की कोई भी ट्रांजेक्शन करनी हो